ओके। हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड यूनिट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज हम पर्टिकुलरली बात करते हैं हमारे सेकंड लेक्चर पे, और आज के सेकंड लेक्चर का टॉपिक अगेन हमारा सेम टॉपिक रहने वाला है, विच इज स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए आज के सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कशन क्या लेना है। तो देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर कराया था, तो फर्स्ट लेक्चर पे मैंने आपको बोला था कि लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड का आपने क्या बताना है, स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है। ये आपका पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, बट ये पूरे टॉपिक को हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, पहले लैंथेनॉइड पे डिस्कशन लेंगे, लैंथेनॉइड का स्पेक्ट्रा समझेंगे और लैंथेनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स पे, और एक्टिनॉइड का स्पेक्ट्रा एंड एक्टिनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट लेक्चर पे मैंने आपको पर्टिकुलरली लैंथेनॉइड्स क्या होता है, इनके लिए बेसिक डेफिनेशन, साथ ही साथ लैंथेनॉइड का स्पेक्ट्रा कैसे बनाते हैं वो डिस्कशन मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे करा चुकी हूँ। आज हम आगे बात करते हैं लैंथेनॉइड का स्पेक्ट्रा तो कर लिया, अब बात करते हैं लैंथेनॉइड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे देखी जाती है, इस पे हमने डिस्कशन लेना है। देन सेम चीज हम लोग एक्टिनॉइड्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखो आसान सा लेक्चर है, सुनिएगा, बहुत आसानी से क्लियर आ जाएगा। तो देखिए अगेन मैं आपको लैंथेनॉइड पे इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ, बिकॉज हम फर्स्ट लेक्चर पे लैंथेनॉइड पे इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अभी हम पर्टिकुलरली यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो लेंगे वो लेंगे लैंथेनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। ओके, तो मैं थ्योरी के साथ आपको डिस्कस करा रही हूँ, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, मैं आपको बताऊंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, कि स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन पे आप क्या पॉइंट लिखेंगे, जस्ट दो पॉइंट आपने लिखने हैं जो कि आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। देन हम लोग इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिलेट करेंगे लैंथेनॉइड सीरीज से। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एज वी नो दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ आयन और एन एटम इज ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन इट। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है आपका कोई भी मेटल आयन हो, आपका कोई भी मेटल एटम हो, अगर वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर आप उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से देख पा रहे हैं, ये बोल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। इसका मतलब वहां जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस मेटल आयन के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी वजह से आपका मेटल आयन कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको शो करते रहता है। इतना आया। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए आपको ये चीज पता है, आप अपने जो मेटल आयन होते हैं उसे आइदर डायामैग्नेटिक कहते हैं, आइदर पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर रहता है आपकी मेटल आयन का, वो किसकी वजह से रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। वहां आपके ऑर्बिटल में किस टाइप के इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पर आप किसी भी मेटल आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हो। तो सेम चीज इसने नीचे लिखी हुई है, ये बोल रहा है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर वाली लाइन पर पढ़ा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मेटल आयन की डिपेंड करती है कि वहां किस टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नीचे लिखा है कि अगर आपके मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि सारे ही इलेक्ट्रॉन आपकी क्या है, पेयर्ड है, ऐसे टाइप के हैं, देन उस केस में जो आपका मेटल आयन होगा वो आपका किस टाइप का मेटल आयन होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इतना आया। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना हो, कि कैसे हो, अनपेयर्ड हो, उस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, उस केस में जो आपका मेटल आयन होगा वो आपका डायामैग्नेटिक ना हो कि पैरामैग्नेटिक होगा। तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, एक टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आपके मेटल आयन की। तो आपका मेटल आयन कभी भी मतलब आपका कुछ मेटल आयन क्या है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, कुछ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट, उसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से है। ओके, ये चीज अभी आपने कहा लिखनी, इसे आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में। अभी जस्ट हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया है, अब हम इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किससे रिलेट करते हैं, लैंथेनॉइड से। तो देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बताऊं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे जब स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड्स पे बात की थी, तो वहां भी मैंने आपको लैंथेनॉइड की स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए बताया था कि ये आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं, उनके साथ, क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनॉइड क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने थोड़ा कंपेयर करते हुए पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट से, इनका स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस होता है वो चीज मैंने आपको बताई थी। अब सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, हम लैंथेनॉइड का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे, बट इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किसके साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। इतना आया। तो कंपेयर करते हुए ही आपने एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, नाउ पर्टिकुलरली अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी पे आप क्या
चीज लिखेंगे तो बहुत आसान है, जस्ट सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयन इज ड्यू टू ए 4f इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहा है कोई भी आपका लैंथेनॉइड आयन है, अब हम लोग लैंथेनॉइड आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये चीज पहले से नोन होगी कि लैंथेनॉइड आयन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, मतलब इतनी वेरिएबल भी नहीं मिलता जितना ट्रांजिशन मिलता था, लेकिन यहाँ भी आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। बट लैंथेनॉइड के केस में सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 की है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई पॉजिटिव आयन बोलते हैं, ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयन। मतलब यहाँ जो आपका लैंथेनॉइड आयन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम लोग अब लैंथेनॉइड आयन पे जाएं तो ये बोल रहा है अगर आप किसी भी लैंथेनॉइड आयन, पर्टिकुलरली ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां डिपेंड करती है, 4f ऑर्बिट पर। 4f ऑर्बिटल जो है इसमें आपके जो 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन 14 इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जनरली द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ प्रॉपर्टी टू जनरेट टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन के क्या पेयर्ड और अनपेयर होने की वजह से ही सिर्फ हम लोग बता सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड है, आपका जो मेटल आयन है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, नहीं। बट उसके अलावा एक और हमारे पास फैक्टर है, ये बोल रहा है जनरली किसी भी मेटल आयन में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है वो किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से होती है। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो कहां से आता है, आपकी इलेक्ट्रॉन से। आपको पता है आपका इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, दो टाइप की मोशन होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन, एक स्पिन मोशन। तो ये दो टाइप के, अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, वजह सुनिएगा कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस टाइप के लैंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉन की बात करें, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन, आप कोई भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, आपके इलेक्ट्रॉन का ही ये बिहेवियर होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशन शो करता है। फर्स्ट वन इज ऑर्बिटल मोशन, सेकंड वन इज स्पिन मोशन। ये दोनों ही मोशन की वजह से क्या होता है, दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट आयन। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो होता क्या है, अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा लैंथेनॉइड और आपके ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस आपको मिलता है। तो देखो ये चीज यहाँ पे लिखी है कि द जनरली द इलेक्ट्रॉन हैविंग अ प्रॉपर्टी टू जनरेट अ two type of magnetic movement and which is responsible for the magnetic property। और दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होते हैं, तो देखिए एक मैग्नेटिक मूवमेंट को आप बोलते हो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट बोला, एक होता है ऑर्बिटल, एक होता है स्पिन। तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आया है वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से है, आपके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में मोशन करने की वजह से आया है। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको पता है आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, दो टाइप के मोशन करता है। सपोज कीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरे ऑर्बिटल में इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको मोशन दिखाया इलेक्ट्रॉन का, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। ऑर्बिट के चारों ओर मूव करना इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। और इसी ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है इसे आप बोलते हो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइप का मैग्नेटिक मूवमेंट है जो आपका इलेक्ट्रॉन शो करता है, ओके। और जो दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहां से है, तो आपको पता है आपके इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, स्पिन होती है। और आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी स्पिन में भी रोटेट करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो स्पिन में भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो यहाँ न्यूक्लियस के चारों ओर तो रिवॉल्व कर रहा है, बट शक्तिमान की तरह। और शक्तिमान बोलो या फिर आप बोल सकते हो जो सोलर सिस्टम में रहता है, वहां जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है, अर्थ अपने पे भी रिवॉल्व करती है, अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, साथ ही साथ सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करती है। तो सेम चीज यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन का रहता है। तो हुआ क्या, आपका इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, तो अपने एक्सिस में रिवॉल्व करने को बोलते हैं स्पिन रोटेशन, या फिर आप बोल सकते हैं स्पिन मूवमेंट। और इसी रोटेशन की वजह से, इसी स्पिन रोटेशन की वजह से आपको एक स्पिन मूवमेंट देखने को मिलता है। यही है आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आपका सेकंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट कहां से अराइज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, दो टाइप के मूवमेंट की वजह से। एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है, और स्पिन मोशन की वजह से आपको स्पिन ऑर्बिटल मूवमेंट मिल रहा है। तो ये दोनों जो मूवमेंट है, ये दोनों ही मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंथेनॉइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो अभी जस्ट इतनी चीज आपने माइंड पर रखनी है, देन मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। अब सुनिएगा ध्यान से। अब देखो ना, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो कि आपका कंक्लूजन है, जितना भी अभी तक आपने डिस्कशन किया इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बोल रहे बोथ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कॉज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लैंथेनॉइड आयन। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा अभी हमने देखा कि लैंथेनॉइड आयन में जो आपके 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनमें दो टाइप के मोशन होते हैं। दोनों टाइप के मोशन को क्या लिखा हुआ है, बोथ टाइप ऑफ मोशन, ओके। तो आपके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, दो टाइप के मोशन होते हैं।
इन दो टाइप के मोशन की वजह से दो टाइप की मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो ये दोनों ही मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, कंबाइंड इफेक्ट करता है। ये दोनों ही मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है। कहाँ होता है, आपके लैंथेनॉइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। इतनी चीज क्लियर है। यानी कि अगर आप लैंथेनॉइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आप डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको दोनों ही टाइप के मूवमेंट का, ये दोनों ही टाइप के मूवमेंट का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ना, ये चीज पे मैं आपको इतना फोकस क्यों करा रही हूँ, इस चीज पे मैं आपको इतना फोकस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये जो कंबाइंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लैंथेनॉइड आयन में ही देखा जाता है। अगर आप ट्रांजिशन आयंस की बात करोगे, ट्रांजिशन मेटल आयंस की बात करोगे, वहां भी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। और वहां भी आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, दो टाइप के मोशन ही शो करेंगे, ऑर्बिटल और स्पिन। और दो टाइप के मोशन शो कर रहे हैं तो दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट वहां भी जनरेट होंगे। बट उस केस में यानी कि ट्रांजिशन मेटल आयन के केस में वहां आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कंबाइंड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। और यहीं पे आपका क्या आता है, डिफरेंस आता है लैंथेनॉइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन मेटल आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो कैसे आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट जितना अभी मैंने डिस्कशन आपको कराया उसी को एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के थ्रू आपको बताया गया है। यहाँ हम वो फॉर्मूला निकालेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी भी लैंथेनॉइड आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हम पता कर लेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ साथ मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि न्यू, न्यू मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। हमने मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे लैंथेनॉइड आयन का, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ फॉर्मूले के थ्रू आपको एक्सप्रेस किया हुआ है। ये बोल रहा है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब लैंथेनॉइड आयन में कैसे मैग्नेटिज्म, कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो हमको ये चीज पता है कि चाहे आप लैंथेनॉइड आयन लो या फिर कोई भी आयंस लो, ट्रांजिशन लो, कोई भी आयंस लो, हर जगह क्या है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होती है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और हमको पता है इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के मोशन होते हैं, फर्स्ट वन इज स्पिन मोशन, सेकेंड वन इज ऑर्बिटल मोशन। और स्पिन मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा जिसे आप बोलोगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू एस से। न्यू एस से क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से जनरेट हुआ है, स्पिन मोशन की वजह से जनरेट हुआ है, तो हम इसे न्यू एस बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा उसे आप न्यू एल बोलेंगे। न्यू एल क्यों, न्यू मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और एल मतलब होता है ऑर्बिटल मोशन। तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वजह से दो टाइप की मैग्नेटिक मूवमेंट है, फर्स्ट वन इज न्यू एस, सेकेंड वन इज न्यू एल। ओके, अब देखो न्यू एस को निकालने के लिए, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए भी तो आपका फॉर्मूला होता है, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, दोनों ही मूवमेंट निकालने के लिए आपके पास क्या होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूले क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बोला जो न्यूएस है, ठीक है, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये किसकी वजह से अराइज हुआ, हमको पता है ड्यू टू है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √4s+1। और यहाँ पे आपका s क्या है, s है आपका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमको पता है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, एल टर्म, एस टर्म, जे टर्म। तो वो चीज हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी, एलएस कपलिंग में जो हम लोग पढ़ते थे, उसी को आपने यहाँ पे पुट करना है। एल एस आपका क्या है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, न्यू एल। न्यू एल मतलब क्या हुआ, न्यू एल आपका होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि किसके वजह से ऑब्टेन हुआ है, बोला ड्यू टू है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √L+1। और यहाँ पे एल आपका क्या होता है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इतनी चीज क्लियर है। पर देखो हमको क्या है, दो टाइप के फॉर्मूले मिल गए, एक न्यू एस का, एक न्यू एल का। ओके, अब बात आती है कि अगर हमने लैंथेनॉइड आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यू एस करेंगे या न्यू एल करेंगे। तो बात ये है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जब आप लैंथेनॉइड आयन की बात करते हैं तो लैंथेनॉइड आयन में तो कंबाइन इफेक्ट होता है, दोनों ही मोमेंटम का कंबाइन इफेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही मूवमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे, इन दोनों ही फॉर्मूले को आपस में कंबाइन कर लेंगे। और यहाँ जो न्यू होगा वो होगा न्यू इफेक्टिव। हम इसे क्या बोलते हैं, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसे बोलते हैं न्यू इफेक्टिव। तो न्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या हो गया, ये आ गया √4s+1। साथ में ही हमने प्लस कर दिया क्या, √L+1। तो हमारा जो ये वैल्यू आया बोर मैग्नेटॉन में निकाली जाती है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंबाइंड कंट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू, ये जो फॉर्मूला है इससे हम न्यू इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। और न्यू इफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि आपके लैंथेनॉइड आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या, उसको हम पता कहां से कर सकते हैं, यहाँ से। हम क्या करेंगे, बस एस और एल की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, हमें फाइनली अपना मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे मैं लास्ट में आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगी, वहां दिखाऊंगी। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अब इसको रिलेट करते हुए चलते किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है,
If we compare the magnetic property of a transition metal element with the lanthanoid ion, then we observe that the transition element, the formula of a magnetic moment is this. तो ये बोल रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन मेटल आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, लेंथेनॉइड आयन के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो फॉर्मूला रहता है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो क्या रहता है, न्यू एस इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस वन, और बाहर आपका बीएम यानी कि बोर मैग्नेट्रॉन में आपने वैल्यू ली है। तो देखो ये फॉर्मूला आप कहाँ पढ़ते हैं, जब आप सीएफटी पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोलते हैं तो आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आया, अब आपको समझ में आया। इस फॉर्मूले पे आपने किसकी वैल्यू रखी हुई है, न्यू एस की वैल्यू रखी हुई है, बट आपको पता है न्यू एस के साथ साथ हम न्यू एल का भी तो यूज करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि ट्रांजिशन मेटल के केस में कंबाइन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप ट्रांजिशन मेटल आयंस की बात करते हो तो ट्रांजिशन मेटल आयंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो टाइप के मोशन ही शो करते हैं, एक आपका स्पिन मोशन, एक होगा ऑर्बिटल मोशन। और स्पिन मोशन की वजह से आपको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा। लेकिन जब आप ट्रांजिशन मेटल आयंस की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल आयन में जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से हम वहां पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि न्यू एल की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, वहां पे हम सिर्फ न्यू एस की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। इस वजह से हमने जो नीचे फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है, वो भी किसके लिए है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के लिए है। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में हम लोग क्या है, न्यू इफेक्टिव नहीं निकालते, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या है, न्यू एस प्लस न्यू एल नहीं होता है, वहां कंबाइंड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। वहां पे जो आपका न्यू एल है यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वहां सिर्फ हम लोग न्यू एस की वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की ही वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यू एस का फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाता है, रूट एन एन प्लस टू के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वजह से हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाते हैं। तो देखो डिफरेंस आपको समझ में आया, दोनों ही केस में डिफरेंस ये है कि एक में आप कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, एक में आप कंबाइन इफेक्ट नहीं देखते। ओके, अब देखिए बाकी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हो, स्पिन ऑनली फॉर्मूला। स्पिन ऑनली फॉर्मूला क्यों बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप स्पिन की बात कर रहे हो, यहाँ तो आप ऑर्बिटल की बात कर नहीं रहे हो, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, स्पिन ऑनली फॉर्मूला। तो यहाँ लिखा हुआ है here only a spin motion of a electron contribute in a magnetic moment। इस पर्टिकुलर केस में यानी कि ट्रांजिशन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन ही कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, और ऑर्बिटल मोशन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और इसका रीजन क्या है, क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांस। इसका मतलब क्या है कि आपको जब ट्रांजिशन मेटल आयंस देखने मिलते हैं तो ट्रांजिशन मेटल आयंस में जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है यानी कि न्यू एल होता है, ये क्या हो जाता है, क्वांस हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने की वजह से हम इसे कंसीडर नहीं करते। तो ये आपका डिफरेंस भी आपने माइंड पे रखना है। ठीक है, अब देखो अब हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया, अब हम प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए अभी आगे क्या बोल रहा है, अब देखिए ये आगे ये बोल रहा है कि जो आप स्पिन ऑनली फॉर्मूला पढ़ रहे थे जो कि एप्लीकेबल होता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के लिए, बट ये स्पिन ऑनली फॉर्मूला क्या है, कभी कभार कुछ लेंथेनॉइड आयंस के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द स्पिन ऑनली फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द लेंथेनॉइड आल्सो। ये जो स्पिन ऑनली फॉर्मूला है वो लेंथेनॉइड के लिए भी देखा जाता है, बट फॉर द सम लेंथेनॉइड, लेकिन कुछ ही लेंथेनॉइड के लिए ये फॉर्मूला देखा जाता है। जैसे के लिए यहाँ पे लिखा है La3 पॉजिटिव, Lu3 पॉजिटिव एंड Gd3 पॉजिटिव। ये तीन लेंथेनॉइड आयंस हैं जिनके लिए आपका क्या है, स्पिन ऑनली फॉर्मूला भी एप्लीकेबल रहता है। ओके, लेकिन आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है while for the other transition element this formula is not applicable। लेकिन दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये सॉरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा लेंथेनॉइड आयंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है लेकिन क्या है, दूसरे लेंथेनॉइड आयंस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको कंबाइन इफेक्ट देखने को मिलता है। अब अभी आगे क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है सो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंथेनॉइड आयन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि अगर आप किसी लेंथेनॉइड आयन की आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस कंबाइंड फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है जिसे हमने आगे डिस्कस किया था। ये बोल रहा है न्यू इज इक्वल टू रूट 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी लेंथेनॉइड आयन के लिए क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ना, अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमको पता है हम दो चीज पढ़ते हैं, एस टर्म भी हमने पढ़ी हुई है एलएस कपलिंग में, एक
एक हमने एल टर्म पढ़ लिया, हम क्या कर सकते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एस टर्म और एल टर्म निकाल सकते हैं। और हमको पता है जब हम लोग एस और एल टर्म को कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है जे। ये आपकी क्या होती है एल एस कपलिंग। हमने यहाँ एल और एस दोनों टर्म को क्या कर दिया कपल कर दिया, तो हमको एक नया वेरिएबल मिलता है विच इज जे। तो हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे देख सकते हैं, यहाँ हमको सिर्फ दो ही चीज तो मिली है, एक एस टर्म मिला है एक एल टर्म मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके इनको रिड्यूस करके जे टर्म में लिख सकते हैं। तो देखो हमने वही किया है, इस फॉर्मूले को रिड्यूस करके यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, साफ साफ दिखेगा आपको। तो ये बोल रहा है इस फॉर्मूले करके क्या बना दिया हमने लिखा न्यू और इज इक्वल टू में क्या लिखा पहले एक कांस्टेंट अब हमारा ऐड हो जाता है विच इज जी। इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगी, ये होता है जी कांस्टेंट। उसके बाद हमने क्या किया ये स्क्वायर रूट में जो आपकी वैल्यूज है इस रूट की वैल्यू में एस और एल ही टर्म है, एस और एल टर्म को हमने वो करा के इनको कपल करा के हमने जे टर्म में कन्वर्ट कर दिया और हमारा इक्वेशन जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो गया जे प्लस वन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इतना बड़ा फॉर्मूले से अच्छा क्या है हम ये छोटे से फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। इस छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से क्या है हमको न्यू इफेक्टिव यानी कि आप किसी भी लेंथेनॉइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को ही रिड्यूस किया, कैसे किया है उसको मैं आपको बताती हूँ। ये बोल रहा है देखिए आपको पता है जे मतलब क्या होता है, जे होता है आपका रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर। और जे की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है जब भी आप एल टर्म और एस टर्म का वेक्टर समीशन करते हैं तो आपको जे की वैल्यू मिलती है। अब देखो होता क्या है वेक्टर समीशन मतलब क्या होता है, देखो होता ये है कि अगर हमारा जो लेंथेनॉइड आयन है इस लेंथेनॉइड आयन में जो आपकी D14 है जो आपका 4F है ना, एक मिनट, जो आपका 4F ऑर्बिटल है इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर वो क्या होंगे लेस देन हाफ फील्ड से थोड़े कम होंगे यानी कि 7 से कम होंगे 0 to 7 होंगे, तो उस केस में आपका जो जे होता है वो किसके इक्वल होता है एल माइनस एस के इक्वल होता है। मतलब जो आपका एल टर्म है और आपका जो एस टर्म है इसको आप क्या करते हैं माइनस में करते हैं, जैसे हम एल एस कपलिंग में ये चीज पढ़ चुके हैं ओके। लेकिन अगर हमारा क्या है जो 4F में ये जो वैल्यू है 4F ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपकी हाफ फील्ड से ज्यादा है यानी कि 7 to 14 है, तो उस केस में क्या होगा यहाँ जो जे की वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी जे इज इक्वल टू एल प्लस एस से मिलेगी। तो हमारे पास दो टाइप की कपलिंग होती है, एक होती है एल माइनस एस कपलिंग, एक होती है एल प्लस एस कपलिंग। एल माइनस एस कपलिंग कब होती है जब आपका जो ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड से कम उसमें इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं तो कपलिंग होती है आपकी एल माइनस एस। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं तो कपलिंग होती है एल प्लस एस। तो हम क्या कह सकते हैं हमने इस टर्म्स का इन ये कपलिंग का यूज करके इस इक्वेशन को जो हमारी कपलिंग का जो कपल की हुई कंबाइंड इफेक्ट का जो हमारी इक्वेशन थी इस इक्वेशन को रिड्यूस किया कुछ इस फॉर्म में। और यहाँ जो आपका जी होता है ये होता है कांस्टेंट और इस जी के लिए भी आपकी वैल्यू होती है, ये जी का पूरा फॉर्मूला होता है। तो देखिए मैंने दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने रखे हुए हैं, आप किसी के भी हेल्प से कर सकते हैं, मैं दोनों का एग्जाम्पल आपको शो कराऊंगी। तो देखो ये हमने यहाँ पे जी की वैल्यू रख दी, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन, बेस में क्या हो गया 2जे जे प्लस वन। तो यहाँ से आप जे की वैल्यू निकाल सकते हो और जी की वैल्यू जो मिलेगी उसे आप यहाँ पुट करके न्यू इफेक्टिव यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ लेंथेनॉइड आयन निकाल सकते हैं। बस इतनी चीज आपने करनी है, ये आपका कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। अब देखिए अब पहुंच चुके हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अब हमने लेंथेनॉइड्स आयन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू रहती है उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है उसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करना है ओके। तो आसान सा है, इसे जस्ट सुनिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे पर्टिकुलर एग्जांपल्स पे एंड देन फिनिश ओके। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात करवा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहे सिंस इन लेंथेनॉइड La3 पॉजिटिव आयन एंड Lu3 पॉजिटिव आयन हैव अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो दे आर नॉट पैरामैग्नेटिक बट अ डायरमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है अगर आप क्या लेंथेनॉइड आयंस में देखेंगे तो लेंथेनॉइड आयन की सीरीज में आपके पास दो लेंथेनॉइड्स ऐसे हैं, एक है La3 पॉजिटिव आयन एक है Lu3 पॉजिटिव आयन। इन दोनों के अंदर जब आप इनके 4F ऑर्बिटल को देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखेगा। यानी कि अगर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है इट मींस क्या है सारे के सारे पेयर्ड हैं। और जब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दिखते हैं इट मींस वो आयन आपका क्या होता है डायमैग्नेटिक। तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे आपका La3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव आयन क्या है डायमैग्नेटिक है बिकॉज यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इतना आया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है ऑल अदर Aln3 पॉजिटिव आयन शो अ
है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इनके अलावा जो भी आपके लैंथेनॉइड सीरीज में जो आपके एलिमेंट्स रहते हैं, 4f एलिमेंट्स रहते हैं, वो सारे के सारे 4f एलिमेंट या फिर आप बोल सकते हो लैंथेनॉइड आयन जो आपके रहते हैं, वो सारे के सारे अब आपके क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, बिकॉज उनमें आपको कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। वो हम उसे नीचे डिस्कस करेंगे कैसे मिलेगा। तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है all the trivalent lanthanoid ion except the Ln3 positive and Lu3 positive ion contain a unpaired electron and therefore a paramagnetic in behavior। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने फर्स्ट पे ही बोला था कि आपके लैंथेनॉइड सीरीज में दो आपके आयंस ऐसे हैं La3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव आयन, जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए क्या है, ये आपके डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लैंथेनॉइड सीरीज में जब आप ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन की बात करते हैं, तो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन में Ln3 पॉजिटिव आयन और Lu3 पॉजिटिव आयन को छोड़ के इनके अलावा जितने भी आपके लैंथेनॉइड आयन है, वो सारे के सारों के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जो चीज हमने यहाँ पे बोली। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये बोल रहा है अ प्लॉट ऑफ अ मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ अ ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन reveal the magnetic moment value increases first up to a Nd3 positive ion and then decreases up to a Sm3 positive ion। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है अगर आप एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, आपके ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन की मैग्नेटिक वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके जो ये ट्राई पॉजिटिव या फिर ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन है, इनके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो फर्स्टली तो इंक्रीज होती है। कब तक इंक्रीज होती है, जब तक आप Nd3 पॉजिटिव आयन तक नहीं पहुंच जाते, एंड देन ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब तक, जब आप Sm3 पॉजिटिव आयन तक नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्टार्ट का इंक्रीमेंट कहां तक होने वाली है, Nd3 पॉजिटिव, उसके बाद डिक्रीमेंट, सॉरी, कहां तक होने वाली है, डिक्रीमेंट कहां होने वाली है, Sm3 पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं फर्स्टली आपके पास क्या था, La3 पॉजिटिव आयन, तो La3 पॉजिटिव आयन में इंक्रीमेंट हुआ 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 और कहां तक हुआ, जब तक आप Nd3 पॉजिटिव आयन तक नहीं पहुंचे, एंड देन इस रेंज पे आके ये आपका पीक है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। देन अगेन आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला, कब तक, जब तक आप Sm3 पॉजिटिव आयन तक नहीं पहुंचे। आप देख लीजिए, आप Sm3 पॉजिटिव आयन तक पहुंचे और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप समझ सकते हैं हमने ग्राफ में क्या बनाया है, हमने कुछ नहीं किया है, आपके ये जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है इस पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिया है और यहाँ पे हमने हमारे ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन लिए हैं। तो सारे लैंथेनॉइड आयन यहाँ पर लिए हैं, देखो आपका लैंथोनियम के साथ साथ आपके 14 लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं और हमने इनमें देख रखा है कि इनके साथ मतलब एलिमेंट को इंक्रीज करते करते, इनका नंबर इंक्रीज करते करते मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंज आ रहा है। तो ये बोल रहा है जैसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इन लैंथेनॉइड सीरीज के मैग्नेटिक मूवमेंट में, पहले आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और इंक्रीमेंट मैक्सिमम किसमें होगा, Nd3 पॉजिटिव आयन। तो यही चीज तो बोला, Nd3 पॉजिटिव आयन तक क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा, कब, जब आप Sm3 पॉजिटिव आयन में पहुंचेंगे। तो देखो Sm3 पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या है, Sm3 पॉजिटिव आयन, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 पे आ गया। ओके, अब देखो, अब अगेन क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, कैसे, तो यहाँ पे लिखा है, ये बोल रहा है इट इंक्रीज स्टेडी, तो देखिए हम नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इंक्रीज अगेन एंड रीचेज एज अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ dy3 पॉजिटिव आयन एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग टिल द रीचेस टू अ जीरो वैल्यू ऑफ अ Lu3 पॉजिटिव आयन व्हिच इज डायमैग्नेटिक। तो ये क्या बोल रहा है, अब अगेन आपको क्या है, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, अगेन आपको वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी और कहां तक देखने को मिलेगी, dy3 पॉजिटिव आयन में। यहाँ पे जो आपका dy3 पॉजिटिव आयन है ये अगेन मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा एंड देन अगेन डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, कहां तक, Lu3 पॉजिटिव आयन, बिकॉज Lu3 पॉजिटिव आयन क्या है, एक टाइप का डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। तो देखो इसके बाद Sm3 पॉजिटिव के बाद अगेन इंक्रीमेंट दिखा और इंक्रीमेंट मैक्सिमम आपका कहां चला गया, आप देखो इसको मैं नीचे करूं तो कहां चला गया, ये dy3 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे आपका क्या है, dy है, तो dy3 पॉजिटिव आयन के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो आपकी क्या रही,
मैक्सिमम। आप देख सकते हैं इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या रही, मैक्सिमम रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपकी एचओ के लिए आ गई, देखिए इसके बाद आपकी एचओ के लिए आ गई, ठीक है। तो मैं इसका प्रॉपर नहीं बन पा रहा, स्केल नहीं हो रही, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, बट होप आपको ये क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका ईआर के लिए आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये आपका ईआर के लिए आएगा, इसे आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और लास्ट में ये कहाँ चला जाएगा, Lu3 पॉजिटिव आयन, Lu+3 पॉजिटिव आयन पे चला जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू अगेन आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपका La3 पॉजिटिव आयन, ये है आपका Lu3 पॉजिटिव आयन, और ये दोनों ही आपकी La और Lu ये दोनों ही आपके क्या होता है, डायामैग्नेटिक होते हैं, बिकॉज यहाँ और यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन इनके 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई, और इनमें आपके अनपेयर्ड रहता है, और बीच में आपका क्या, ये जो जीडी है इसमें भी क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी आपके पेयर्ड रहते हैं। तो ये तीनों आपके क्या रहते हैं, डायामैग्नेटिक, इनके अलावा सब पैरामैग्नेटिक रहते हैं, बट पैरामैग्नेटिक हैं, बट इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है उसको हम इस ग्राफ के थ्रू बताएंगे। तो मैंने थ्योरी पे सारी चीजें लिख दी हैं कि फर्स्टली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कहां तक इंक्रीज होगी, Nd3 पॉजिटिव होगी, एंड देन डिक्रीज होगी, कहां तक होगी, Sm3 पॉजिटिव तक। उसके बाद देन अगेन Sm3 पॉजिटिव से इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम इंक्रीमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा, Dy3 पॉजिटिव आयन में। देन अगेन डिक्रीमेंट होगा, कहां तक होगा, Lu3 पॉजिटिव आयन। इसका मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका है, आपका Dy3 पॉजिटिव आयन। तो देख लीजिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा है। बस ये चीज आपने यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। तो बस ये आपका क्या बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये चीज आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल पे। तो देखिए लास्टली आप ये सारी चीजें डिस्कस कराने के बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देना कि कैसे आप किसी लेंथेनॉइड आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला यूज किया था, कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको ये फॉर्मूला मिला था, ये आपका न्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला है। इससे आप क्या है, किसी भी लेंथेनॉइड आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। पर देखिए हमने आगे ये भी तो बोला था कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये थोड़ा सा बड़ा सा है, हम इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, एल और एस के बीच में कपलिंग होती है, ये हमको पता है, और कपलिंग के बाद हमें एक नया टर्म मिलता है विच इज जे। तो हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया जे के टर्म में, और हमको कुछ इस टाइप का फॉर्मूला मिला। तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू हमने ये देखना है कि कैसे हम लोग किसी भी लेंथेनॉइड आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, आप एग्जाम में ये एग्जाम्पल कर दीजिएगा। बाकी जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल करा है, यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल के सारी बात करेंगे, तो आप उसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको इसी तरीके से प्रॉपर आंसर निकाला गया। तो मतलब लापरवाही टाइप का मत कीजिएगा, डायरेक्टली ऐसे ही आंसर आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कैसे आंसर करेंगे, तो फर्स्टली आपसे बोला गया है कि आपके पास एक लेंथेनॉइड आयन है विच इज Tb3 पॉजिटिव आयन। इस लेंथेनॉइड आयन का आपने मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि न्यू इफेक्टिव की वैल्यू आपने बतानी है। तो बताइए कैसे बताएंगे, तो हमको पता है हमारा जो न्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला है उसमें हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक टर्म है, जैसे एस टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है, एल टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है, जे टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है। जब ये हमको बेसिक टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी तब हम लोग न्यू इफेक्टिव की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यही टर्म तो यूज की गई है। तो अब हम फर्स्टली क्या है, इन टर्म्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, हमने ये ऑलरेडी कहाँ पढ़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर वाला आपका पोर्शन था वहां हमने ये चीजें डिस्कस की है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ एस टर्म आप कैसे निकालते हैं। तो देखिए एस टर्म आपको बहुत आसानी से निकाली जाती है। आपको फॉर्मूला दिया जाता है n/2, n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप बस इतना देखिएगा, आपको जो आयन दिए हैं उसमें कितने नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ही होगी आपकी एस टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या है, Tb3 पॉजिटिव आयन। अगर मैं Tb3 पॉजिटिव आयन के बारे में बताऊं तो Tb3 पॉजिटिव आयन के 4f, क्योंकि ये आपका एक टाइप का लेंथेनॉइड आयन है, तो यहाँ पे क्या आपका 4f ऑर्बिटल रहता है। इस 4f ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखो आपने कुछ नहीं किया, आपने ये Tb3 पॉजिटिव आयन के लिए ये पूरा ऑर्बिटल बनाया, इसमें आपने पूरे 7 ऑर्बिट दिखाए और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करा। तो देखो अब आप देख सकते हैं जब आपने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो 7 तो आपकी क्या है, मतलब सॉरी एक तो आपका क्या है, पेयर्ड है, ये आपका क्या है, पेयर्ड है। अब देख सकते हैं थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये आपका पेयर्ड है, ये सेट आपका पेयर्ड है। बचे हुए ये जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 7 और 8 तो आपके पेयर्ड हो गए, लेकिन बचे हुए जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है ये आपके अनपेयर्ड है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3। तो होगा क्या, हमारे एस टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 3। बस इतना सा ही तो काम करना था, इतनी चीज क्लियर आई। नेक्स्ट क्या है, एस टर्म निकाल दिया। अब इसके बाद ना हम एक और टर्म निकालते हैं विच इज
दिस m टर्म। ओके, अब ये m टर्म क्या होता है, देखिए m टर्म होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी आप क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म दिखाएंगे इस टाइप के, ये जो आपका लैंथेनॉइड आयन है इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है वो भी दिखाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट टर्म बनाने के लिए हमको मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू चाहिए विच इज 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बोला जाता है m टर्म। तो हम यहाँ से क्या है m टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो m टर्म की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। यहाँ पे जस्ट आपने s की वैल्यू पुट करनी है, जो आपने ऊपर निकाला हुआ है s टर्म की वैल्यू को आप जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे आप पुट करेंगे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की होगी। तो देखिए 2 इंटू एस यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1, और 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो गया 7। तो ये m इज इक्वल टू जो आपका 7 आया है ये है आपकी मल्टीप्लिसिटी फॉर अ Tb3 पॉजिटिव आयन। बस इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो हमने s की वैल्यू निकाल दी है, s इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू निकाल दी है, m इज इक्वल टू 7। ओके, अब नाउ अगला क्या बचा, अगला बचा हमारा l टर्म। तो l टर्म कैसे निकालते हैं, तो l टर्म क्या होता है, l टर्म होता है आपका जितने भी आपके यहाँ एंगुलर मोमेंटम है इनका अपने समीशन करना होता है, ऐड करना होता है। तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी l टर्म होती है। तो देखो इसको यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं ले रही हूँ क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो काफी टाइम भी हो गया। तो देखो l टर्म कैसे निकालते हैं, आपको पता है ये आपका क्या है 4f ऑर्बिटल है। इन सारे ऑर्बिटल में क्या होता है, इनको नंबर्स दिए जाते हैं। ये आपका जीरो में होता है, ये -1 -2 -3, इसे बोला जाता है +1 +2 +3। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वैल्यू क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी -3, इसकी होगी -2, इसकी होगी -1, इसकी होगी 0, इसकी होगी +1, इसकी होगी +2। अब यहाँ पर को वैल्यू क्या होगी +3, बट कितने हैं यहाँ पे 2 हैं यानी कि +3 +3। अब आपने क्या करना है, इन सबकी वैल्यू को ऐड कर देना है। तो देखो ऐड करने से बजाय आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ की वैल्यू नेगेटिव में है, यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव में है, जीरो को तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर देखो यहाँ की वैल्यू नेगेटिव में है, यहाँ की पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यूज गई। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू तो सारी चली जाएंगी, बट यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल +3 चार्ज वाला, मतलब यहाँ पे आपके पास एडिशनल कितना चार्ज है +3, एक तो बच गया। तो यहाँ पे जो आपको एल टर्म की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी +3। तो हमारा एल की वैल्यू क्या आती है यहाँ से डायरेक्टली +3। बस आपने इनको ऐड करना होता है, अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस के साइन लेके वो डिक्रीज होती रहेगी, बट हम डायरेक्टली क्या है कट कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एल की वैल्यू क्या मिल गई 3, ठीक है। अब एस हो गया, एम हो गया, एल हो गया, बचता है हमारा जे। और हाँ एक और चीज देखिए, आप एल की वैल्यू तो डायरेक्टली यूज नहीं करते क्योंकि हमको पता है एल का हम सिंबल यूज करते हैं, वैल्यू यूज नहीं करते। हमको पता है जब आपको एल की वैल्यू 0 मिलेगी तो आप सिंबल एस का यूज करेंगे, एल की वैल्यू 1 मिलेगी तो सिंबल पी का यूज करेंगे, एल की वैल्यू 2 मिलेगी तो सिंबल डी का यूज करेंगे, एंड एल की वैल्यू 3 मिलेगी तब आप सिंबल एफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंबल क्या आएगा एफ। ओके, अब लास्टली हमारा बचता है कि कैसे हम जे की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है, जे क्या होता है आपका समीशन होता है। जब आप एल और एस का क्या है समीशन, इन दोनों के बीच में कपलिंग कराते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो आपकी क्या होती है जे। तो अब आपको तब आपको क्या मिलता है जे। तो देखो मैंने आपको बोला था कि जो कपलिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो आपका एल और एस के बीच में एडिशन हो, एक आपका क्या हो इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन हो। तो ये कब कब होता है, तो मैंने बोला था जब भी आप क्या कराते हैं, अगर आपको जो आपका 4f, ये आपका जो 4f ऑर्बिटल है इसमें अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपको ज्यादा मिले, ज्यादा मतलब आधे से ज्यादा मिला, आधा कितना होगा 7, 7 से ज्यादा कितना हो सकता है 14। तो जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में 7 to 14 हो, उस केस में जे की वैल्यू कैसे निकलेगी, एल और एस के कपलिंग की वजह से, कपलिंग आपकी कैसी होगी एडिशन। ओके, और जब आपके 4f ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0 to 7 यानी कि आधे से कम होंगे, देन उस केस में आप कैसे जे की वैल्यू निकालेंगे एल माइनस एस करके, ठीक है, कपलिंग नहीं होगी वहां सब्सट्रैक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 यानी कि 7 से ज्यादा, आधे से ज्यादा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जे निकालने के लिए, एल प्लस एस। तो हमने क्या किया, हमको पता है जे इज इक्वल टू होता है एल प्लस एस, तो हमने यहाँ पे क्या है एल और एस की वैल्यू रख दी, एल इज इक्वल टू 3 एंड एस इज इक्वल टू 3। देखो एल इज इक्वल टू 3 एंड एस इज इक्वल टू 3, तो हमने दोनों को ऐड किया तो जे की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6। तो ये बना आपका जे इज इक्वल टू 6। तो देखो हमको ये सारी वैल्यूज मिल गई, कितना आसान था देखिए वैल्यू निकालना। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्या होगा ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे। तो ग्राउंड स्टेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है 2s प्लस 1 एल और बेस में होता है जे। अब ये 2s प्लस 1 मतलब क्या होता है आपको पता है, हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एंड इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो इसको मैं सिंपली एम एल जे ऐसा भी लिख सकती हूँ। तो देखिए m की वैल्यू रख दो, l की वैल्यू, j की वैल्यू, तो क्या होगा m की वैल्यू आपकी कितनी है 7,
एल को आप क्या बोलेंगे एफ, और जे की वैल्यू कितनी है 6, तो आपको क्या मिला ये वैल्यू मिली। तो ये आपकी क्या है ग्राउंड स्टेट टर्म। तो देखो इसी को मैंने एज इट इज लिखा है कि ग्राउंड स्टेट टर्म आपकी ये बनती है। इतनी चीज क्लियर है, बस इतना किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इतना कर लिया। अब आप डायरेक्टली क्या है अपने TB3 पॉजिटिव आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल दो। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में बस आपने क्या करना है जे की वैल्यू पुट करनी है, और आपको जे की वैल्यू दी हुई है। जे की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 6 यानी कि जे की वैल्यू 6 को यहाँ पुट कर देंगे। पर देखिए यहाँ पे पुट तो कर लेंगे, बट आगे आपके पास क्या है जी है। जी आपका क्या होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने पहले निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, हमको पता है जी का फॉर्मूला भी काफी सिंपल होता है, जी इज इक्वल टू 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2जे प्लस 1, और हमको पता है एस इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 3 और जे इज इक्वल टू 6। तो बस आप ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे आपको जी की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2। तो 3/2 हमको जी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो जी की वैल्यू जैसे ऑब्टेन होगी इसे आप यहाँ पुट करो, यहाँ पे आप जे की वैल्यू पुट करो, तो आपको यहाँ पर न्यू इफेक्टिव यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ TB3 पॉजिटिव आयन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9.72 बोर मैग्नेटॉन। तो ये जो आपकी वैल्यू मिली, बस इसे आपने कैलकुलेट करना था। तो देखिए एक मेथड तो आपका ये रहता है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आप यही मेथड यूज कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है, क्योंकि यही आपको ज्यादा तक मिलेगा। बाकी दूसरा मेथड आप क्या कर सकते थे, दूसरे मेथड पे आपको जे निकालने का अगर मन नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, यहाँ पे इस वैल्यू पे ये जो है आपने एस की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे पुट करते एस की वैल्यू 3, एल की वैल्यू भी आपकी आई थी 3, तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते 3 आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करते, तो जो आपको वैल्यू मिलती वो भी आपकी सेम रहती। वो कितनी होती है आपकी, अगेन 9.72 ही रहती। तो आप क्या किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये स्टेप्स फॉलो कराए गए हैं, तो आप यही कीजिएगा। यहाँ पे आपने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है, पहले सारे टर्म्स निकालना है, देन आप यहाँ पर को अपना फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, बस सिंपल कैलकुलेशन है, बट एक अगर एग्जाम्पल आप माइंड पर रख लेते हैं तो वैल्यूज उसकी याद कर लीजिएगा 9.72, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। तो बस इतना सा आपका कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लैंथेनॉइड पे डिस्कशन लिया। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।